वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की है पॉलिटी से। पॉलिटी का आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने मुद्दे पे चलते हैं और बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 के अंदर आता है। आपको ये बात पता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स बात करता है। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और 29, 30, ठीक है। ये जो आर्टिकल दिया हुआ है ये आर्टिकल सिर्फ इंडियन के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर द इंडियंस। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल सिर्फ इंडियन के लिए है। पूरा जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो सिर्फ 3 पेज में सिमुलेट किया गया है, ठीक है। 3 पेज में सारी कहानी को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इन्फोर्सेबल इन नेचर फंडामेंटल राइट्स जो है। आपको ये बात तो पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सेबल इन नेचर है, मतलब कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है। तो आगे चलते हैं, एक एक करके सारा आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन से इंक्लूड है, सारा आर्टिकल को अभी हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, ठीक है। ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट अभी हम लोग पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक, सबको पता है ये बात। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30, ठीक है। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज़, सारी चीज़ों को देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी एबोलिश कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 को, ठीक है। और इस आर्टिकल नंबर 31 को एबोलिश कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया गया है और इसको बना दिया गया है लीगल राइट्स। एंड इसके राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या हो गया? लीगल राइट्स हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आ चुका है, स्टेट पीसीएस में भी आता है कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों बात एक ही है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, नेचुरल राइट्स नहीं है। आगे चलते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ आर्टिकल नंबर 32। इस तरीके से टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, लेकिन एक जो है माइनस हो गया। कौन सा भैया? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि एबोलिश कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड मेड इट अ लीगल राइट, ठीक है। एबोलिश कर दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब एक एक आर्टिकल को देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आपको पता ही है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। स्टेट के अंदर कौन कौन आता है भैया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, भेल, ये सब सारा किस में आएगा? स्टेट के अंदर में आएगा। यही अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता तो हम लोग BCCI के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया वो स्टेट के अंदर में आता है कि नहीं आता है, पर PT के लिए इतना काफ़ी है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, वेल, यही सब सारी चीज़ें हैं स्टेट के अंदर। आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहानी है? आर्टिकल नंबर 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट को जो इम्पावर करता है आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 इम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट की कि आप जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 226 जो है वो हाई कोर्ट को इम्पावर करता है कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आर्टिकल नंबर 13 कहता क्या है? स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। ऑल द लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड एंड दिस सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या हुआ? मतलब स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट हो, किससे? फंडामेंटल राइट से। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट ना करे ऐसा स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना सकती है। वो लॉ क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो बार बार जिक्र हो रहा था आर्टिकल नंबर 13 के कि आर्टिकल नंबर 13 में जो लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या वो ऑर्डिनरी लॉ है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये लॉ है, ठीक है,
इसी से सारा कहानी वहाँ पे चेंज हो रहा था। तो इसलिए क्योंकि अगर ये लॉ जो है डिफाइन होता है जिस हिसाब से, उसके हिसाब से, तो वो लॉ वायलेट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 कहता ही ये है कि कोई भी ऐसा आप लॉ नहीं बना सकते हैं जो इनकन्सिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से, यानी कि फंडामेंटल राइट से वो लॉ जो है वो कन्फ्लिक्ट करे। तो ये लॉ के ही डेफिनेशन से ही सब डिफाइन होगा। ठीक है, ये था आर्टिकल नंबर 13 जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट का कहानी है। आर्टिकल नंबर 226 जो है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है फॉर जुडिशियल रिव्यू। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 14 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14 दो बात कहता है। एक बात ये कहता है कि भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कहानी है? एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि लॉ के आगे जो है सब बराबर है। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मीन्स लॉ इज इक्वल फॉर एवरी पर्सन। हर एक पर्सन के लिए लॉ जो है बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ओके, नो पर्सन इज अबव द लॉ। लॉ के ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है, सब के लिए लॉ जो है वो बराबर है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो, सब के लॉ क्या है? बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आसान भाषा में समझ में आ गया कि भैया लॉ के आगे जो है सब बराबर है, सबके लिए लॉ इक्वल है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हम लोग। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि आप जो है स्पेशल ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं किसको? ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्टर है। ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड क्लास हो गया। तो ये सब जो सेक्शन है इसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देकर थोड़ा अपलिफ्ट कीजिए, आप थोड़ा एलिवेट कीजिए, ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी आए। मीन्स कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए लेकिन पॉजिटिवली। आप उन लोगों को आरक्षण दीजिए जो बैकवर्ड है, ताकि थोड़ा अपलिफ्ट हो उन लोग और सोसाइटी में इक्वलिटी क्रिएट हो। ठीक है, मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ क्लासेस टू एलिवेट देम टू द नॉर्मल स्टैंडर्ड। कुछ क्लासेस को स्पेशल ट्रीटमेंट आप दीजिए, मतलब रिजर्वेशन वगैरह दीजिए आप, ताकि वो अपलिफ्ट होके, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है उनका थोड़ा नॉर्मलाइज हो। ठीक है, अब ये बात जो है सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स सिंपल दिमाग में रखो ये कि भैया आरक्षण वगैरह देना है बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है उसको जो है अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी आए। ठीक है, यही राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 14। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मतलब वही कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। स्टेट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप आर्बिट्ररी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे जो है सब बराबर है भैया। रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है? बेसिक फीचर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। वही बेसिक स्ट्रक्चर का कहानी जो था। तो लॉ के आगे सब बराबर है, क्या है? ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको आप कोई भी पार्लियामेंट लॉ बना के इसको चेंज नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है दो केस में, एक प्रेसिडेंट के केस में, एक गवर्नर के केस में। इन दोनों को जो है, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को जो है वो नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटी। जो भी प्रेसिडेंट का प्लस गवर्नर का पावर और ड्यूटी है जो अपना परफॉर्म करेगा वो कहीं भी कोर्ट में जो है वो आंसरेबल नहीं होगा। ठीक है, ये इम्यून किया गया है किनको भैया? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। दूसरी बात क्या है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्लस अरेस्ट, यानी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं गवर्नर को और प्रेसिडेंट को जब तक वो ऑफिस में है। जब तक वो ऑफिस में हैं तब तक आप जो है
कोई किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग और अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। सही है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हैं, कहानी क्या है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि भैया स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। देखिए आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है, 5 चीज़ों पे अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली 5 चीज़ों पे। कौन कौन सी? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। इन 5 चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी सिटीज़न के साथ। किसी भी सिटीज़न के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किस किस पे? रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 15 का एक और प्रोविज़न है कि आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ टू एक्सेस शॉप, पब्लिक इंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथ, घाट etc। जो भी पब्लिक इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, वेल्स है, टैंक्स है, बाथ है, घाट है, ठीक है, जो भी सरकारी चीज़ें हैं उस सब पे आप, ठीक है, किसी को रोक नहीं लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स। ठीक है, किसी शॉप को आप एक्सेस करने से नहीं रोक सकते हैं, या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट है आप नहीं रोक सकते हैं, यूज़ ऑफ वेल करने से आप नहीं रोक सकते हैं, टैंक को यूज़ करने से नहीं रोक सकते हैं, बाथ घाट ये सब चीज़ों को यूज़ करने से आप नहीं रोक सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। आगे चलते हैं, एक्सेप्शन की क्या कहानी है। एक्सेप्शन जो है वो क्या है कि स्टेट मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। यही तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का इनडायरेक्टली मतलब तो यही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, रिजर्वेशन फॉर, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC ST, बैकवर्ड क्लासेस BC, वीमेन, चिल्ड्रेन, ये सब के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं हम लोग। किस लिए? ताकि इन लोगों को सोसाइटी में थोड़ा अपलिफ्ट किया जा सके, थोड़ा एलिवेट किया जा सके, इतना तक डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं। 15 हम लोगों ने देख लिया भैया, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ों पे। किसी भी पब्लिक इंटरटेनमेंट, वेल, घाट, ये सब पे आप जाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, एक्सेप्शन आपको तो पता ही है कि भैया इन सब के लिए रिजर्वेशन का कहानी चलता है, तो एक्सेप्शन में ही आएगा। आर्टिकल नंबर 16 चलते हैं। 16 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की कहानी जो है आर्टिकल नंबर 16 में है कि उसमें आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर स्टेट, जो स्टेट के अंदर में है। ठीक है, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, और अपॉइंटमेंट के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड कीजिएगा सर, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए आप। सही है, ठीक है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्लस डिसेंट। इन सारी चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिएगा, किसी को अपॉइंटमेंट करना हो तो, किसी को एम्प्लॉयमेंट देना हो तो। एक नॉर्मल सी बात है जो आपको याद रखना है कि भैया बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये याद रखना है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाया गया था, उनके हेड थे मंडल, इन्हीं के नाम पर जो है वो कमीशन का नाम पड़ा था मंडल कमीशन। जब मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट था तब ये बनाया गया था। बस आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि रिलेटेड है किससे? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मंडल कमीशन। आर्टिकल नंबर 17 देखते हैं क्या कहानी है। आर्टिकल नंबर 17 टॉक्स अबाउट दी अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या करना है? एबोलिस्ट करना है, ख़त्म करना है। एब्सोल्यूट राइट है ये और ऑफेंसिव है ये। ठीक है, अगर आर्टिकल नंबर 17 को कोई ब्रीच करता है
तो ऑफेंसिव आर्टिकल है, ये सज़ा भी मिल सकती है। सही है। एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से इसको प्रैक्टिस नहीं करना। अनटचेबिलिटी को कंप्लीट एबोलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, ये पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब एब्सोल्यूट राइट है ये। अनटचेबिलिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये यूपीएससी में इस तरीके का सवाल आता है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। क्या अनटचेबिलिटी जो है डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता आर्टिकल नंबर 17 क्या हो गया? अनटचेबिलिटी एबोलिश कर दिया गया है, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं करना है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। अनटचेबिलिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। 3 पेज में जो पूरा फंडामेंटल राइट्स को जो है सिमुलेट कर लिया गया। अब आर्टिकल नंबर 18 हम लोग पढ़ते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल का कहानी। एबोलिशन ऑफ टाइटल ओनली हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी, ये आपको याद रखना है 100%। क्या कहानी है कि जो हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी है सिर्फ उसको एबोलिश करने का बात करता है कौन? आर्टिकल नंबर 18। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? साफ साफ लैंग्वेज में बताइए आप। साफ साफ लैंग्वेज में यह है कि जैसे हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी का क्या एग्जांपल हो गया? जैसे महाराजा। अब कोई महाराजा अपने नाम के आगे लगा ले भैया, ठीक है, तो इसका मतलब कि सोसाइटी में उस इनइक्वलिटी वो जो है वो शो कर रहा है कि हम महाराजा हैं और बाकी सब प्रजा है। ठीक है, राय बहादुर ये सब पहले के लोग जो है वो ये टाइटल लगाया करते थे सोसाइटी में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। ठीक है ना, सोसाइटी में इनइक्वलिटी फैलाने का काम करता था ये सब टाइटल, जिसकी वजह से इसको एबोलिश कर दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फर्डिंग एनी टाइटल, इस तरीके का कोई भी टाइटल स्टेट किसी को नहीं दे सकता। आज तक कभी सुने हैं कि भैया ये गवर्नमेंट ने किसी को ये कहा कि आपका जो है महाराजा टाइटल दिया जाता है, आपको राय बहादुर टाइटल दिया जाता है? नहीं। आप मिलिट्री टाइटल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकेडमिक टाइटल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके का टाइटल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी है। नो सिटीजन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी सिटीजन कोई टाइटल नहीं ले सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नोट करके क्या कहानी है? नोट करके कहानी है कि भैया नेशनल अवार्ड, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि नेशनल अवार्ड जो है जैसे भारत रत्न, जितना भी पद्म अवार्ड है, ठीक है, पद्मश्री है, ये सब जो अवार्ड है वो आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, नोट कम अंडर द आर्टिकल नंबर 18, बट प्रॉब्लम कहाँ है इसका? प्रॉब्लम यहाँ है भैया कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। आपको भारत रत्न मिल गया तो आप इस्तेमाल करके चलेंगे कि भैया मन्नू सिंह, मतलब कि भारत रत्न मन्नू सिंह लिखकर चलोगे, भारत सिंह राम बहादुर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सफिक्सेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है किसको? नेशनल अवार्ड को। सही है। अब सचिन तेंदुलकर को मिला है भैया भारत रत्न, तो क्या हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दे, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मना किया गया है कि आप जो है एज ए सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, नाम के आगे और नाम के पीछे आप नहीं लगा सकते हैं किसी भी नेशनल अवार्ड के टाइटल को। ठीक है, आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में 6 राइट्स है, एक एक करके सारे राइट्स को देख लेते हैं। ग्रांटेड 6 राइट्स टू ऑल सिटीजन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। ठीक है, ये बहुत याद रखना है, स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब जब फ्रीडम मिला स्पीच एंड एक्सप्रेशन का तो आप क्या करोगे? असेंबली में स्पीच करोगे। राइट टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाओगे, यूनियन बनाओगे। उसके बाद और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो आप। फिर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, लिंक करके वैसे नहीं समझा रहा ताकि एक दूसरे सब याद रहे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोई भी यूनियन बनाना है तो भैया अलग अलग जगह जाकर अब फ्री घूमोगे, देखोगे, मतलब ये हो कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, ये हमारा राइट है।
फिर राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। अब कोई टेरिटरी मिल गया कि यहीं पे एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे जाकर रिसाइड कर देंगे, रहेंगे, ठीक है, हम लोग घर बनाएंगे। तो इसका मतलब ये पता चला कि भाई राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, तो मतलब जो अभी महाराष्ट्र वाला कहानी चल रहा है, मराठी वर्सेस हिंदी का, तो भैया कोई कहीं भी जाके रह सकता है, अंडर आर्टिकल नंबर 19 में ही हमारा राइट्स है, ठीक है। अब राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, सब कहीं पर रिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बिजनेस करेंगे ही, कोई भी ऑक्यूपेशन करेंगे ही, ठीक है। अब इस तरीके से 6 राइट्स जो है दिया हुआ आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। ओरिजिनली जो है वो 7 राइट था, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में राइट टू 7 राइट्स था, राइट बट राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड मेड इट अ लीगल राइट, ठीक है। फिर वही बात कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया था, ठीक है, बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दी गई। बार बार सवाल आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों एक ही बात होता है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, सही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। मतलब क्या कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, सही है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है तो उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। जो गुनाह किया उससे ज़्यादा अगर एक्सेसिव पनिशमेंट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए ना उसको, उसका राइट है। अगर आर्बिट्रेरी एक्शन लिया गया तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का राइट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 20 में कौन कौन सा प्रोविज़न जो है वो दिया हुआ है। 3 प्रोविज़न है, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 20 में जो है वो कौन कौन सा 3 प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जो बंदा गुनाह किया है, ठीक है, कोई लॉ को वायलेट किया हो तो उस वक्त ये लॉ जो है इन्फोर्सिएबल होना चाहिए भैया, ठीक है। जब ये लॉ इन्फोर्सिएबल होगा उस वक्त कोई बंदा अगर इसको वायलेट करता है तभी वो गुनाहगार होगा। ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। उसके बाद है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया, कोई बंदा गुनाह किया, उसको एक गुनाह किया तो उसको एक ही सज़ा मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि बंदा एक गुनाह किया है उसको जो है वो एक से ज़्यादा सज़ा मिले, एक ही गुनाह का 2 बार 3 बार सज़ा ना मिले, एक गुनाह का एक ही बार सज़ा मिले उसको, इसीलिए नो डबल जियोपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जो एक गुनाह किया है तो एक ही बार उसको सज़ा मिले, उस गुनाह का बार बार सज़ा ना मिले। उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं अपने गुनाह को कबूल करने के लिए कि भैया तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं आप। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है, खुद के लिए वो अपना जो विटनेस ना बन जाए कि भैया हमने गुनाह किया है, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस मार मार कर आप जो है गुनाह को कबूल नहीं करवा सकता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 21 पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है ये। डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखो कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब किसी को फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है, कोई गुनाह किया तो प्रोसीजर था ना, एस्टेब्लिश था ना लॉ में कि अगर ये गुनाह करते हो, किसी को मर्डर कर देते हो, ठीक है, तो आपको जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ पे लाइफ तो आपका गया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को एक्सेप्ट कर लें अगर, तो कोई भी कोई भी पर्सन को जो है डिप्राइव नहीं कर सकता उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं,
मेनका गांधी केस में कुछ कहानी आगे आया था जिसमें यह कहा गया कि ये सारी चीज़ों को जो है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में रखना है, यानी कि रखा हुआ है। कौन कौन सा? राइट टू प्राइवेसी, सवाल यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है, बीपीएससी में भी आ चुका है, स्टेट पीसीएस में आना नॉर्मल बात है। राइट टू प्राइवेसी जो है मेनका गांधी केस में ये कहा गया है कि भैया ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। रेपुटेशन भी है। राइट टू ट्रेवल अब्रोड, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। राइट टू ट्रेवल अब्रोड क्या है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। स्लीप, ठीक है, ये सब कुछ वर्ड है जो स्ट्राइक करता है माइंड में कि कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। राइट अगेंस्ट ये इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, फ्री लीगल एड, ये सब आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। एक बार आप इसको याद कर लो। बहुत सारा है जो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में पूरा लिस्ट दिया हुआ लक्ष्मीकांत में, ठीक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लगा जिसको नोट डाउन कर दिया गया है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ठीक है, अब किसी को फांसी की सज़ा दी गई तो आप पब्लिकली हैंग नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर भी है, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर भी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं, ठीक है। क्या कहानी है आर्टिकल नंबर 21 में? आर्टिकल नंबर 21 में ये कहा गया है सर कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। किसके तरफ से? तो स्टेट के तरफ से। ये कहा गया आर्टिकल नंबर 21A में, ठीक है। अब 21A है, ऐड किया हुआ आर्टिकल है, तो ऐड किया हुआ आर्टिकल है, ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 declares that states shall provide free and compulsory education to all the children of age 6 to 14 years। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल नंबर 21A विच वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002। सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये एक लाइन में याद रखिए, एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 21A एजुकेशन से रिलेटेड है, 45 है, 51A है, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। आपको ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मुसीबत में काम देगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर पढ़ते हैं हम लोग 22, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22। ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया हो या किसी पर्सन को डिटेंड किया गया हो, ठीक है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है कौन? आर्टिकल नंबर 22। कैसे प्रोटेक्ट करता है भैया? कि जो पर्सन अरेस्टेड है या डिटेंड है उसका भी कुछ राइट है सर, ठीक है। पहले बात तो ये समझ लेते हैं कि डिटेंशन दो तरह का होता है, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन उसको कहते हैं कि कोई बंदा गुनाह किया है जिसको उसको सज़ा मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि पनिशमेंट टू अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड ऑफेंस आफ्टर ट्रायल। सही है। नॉर्मल जो है डिटेंशन होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसमें जो है बंदा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको डिटेंड किया गया है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम से क्लियर है कि प्रिवेंटिव के लिए, यानी कि ठीक है, गुनाह करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसको डिटेंड कर लिया गया हो ताकि वो गुनाह ना कर सके। यानी कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल किए, यानी कन्विक्शन बाय द कोर्ट, और बिना गुनाह के उसको आप जब डिटेंशन में डाल दीजिएगा सर, और उसके बाद उसको 3 महीने तक आप रख भी सकते हैं। कितना गलत बात है ये, ठीक है। अगर गलत पर्सन को डिटेंड कर लिया गया तो 3 महीने तक तो वो डिटेंड रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम भैया कि है ये है कि भैया कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया हैज़ बीन डन। लेकिन इंडिया में ऐसा किया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये ब्रिटिश के द्वारा लाया हुआ जो है लॉ है,
कोई भी उस वक्त का जो फ्रीडम फाइटर था, लगता था ब्रिटिश को कि ये जो है कहीं पे बम फोड़ने वाला है या किसी को मर्डर करने वाला है, तो पहले ही उसको अरेस्ट कर लेता था, जिसको कहा जाता था प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये उसी से इंस्पायर्ड है, उसी का ही जो है कंटिन्यूएशन है। 3 महीने तक जो डिटेन करके रख सकते हैं किसी पर्सन को बिना गुनाह के। चलते हैं आर्टिकल नंबर 23 में क्या पढ़ते हैं। 23 बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट भी है कि प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। मतलब क्या हुआ कि प्रोहिबिट करता है भैया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब किसी भी इंसान को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है, और फोर्स लेबर आप नहीं कर सकते, इसको प्रोहिबिट करता है। मतलब ये हुआ कि बिना वेजेस के या बिना रेम्यूनरेशन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, बेगारी वाला काम नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस लाइक मिलिट्री सोशल विदाउट रेम्यूनरेशन, बट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट और क्लास। मतलब ये हुआ कि स्टेट को कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि भैया मिलिट्री की कमी हो गई तो रिक्रूटमेंट किया जा सकता है बिना रिम्यूनरेशन का, कोई पैसा भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कंट्री की बात आ गई, ठीक है। लेकिन स्टेट को ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें रिलीजियस के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे। तो आर्टिकल नंबर 23 क्लियर है, सिंपल सा बात करता है क्या, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर और बेगार, ठीक है, और इस तरह का किसी भी सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर। आगे चलते हैं, फिर 24 हम लोग पढ़ते हैं। 24 में क्या कहानी है कि 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। 14 ईयर्स के जो कम, ठीक, 40 ईयर से जो कम एज वाले बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट करता है कि आप जो है हजार्डियस इंडस्ट्री में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं सिर, ठीक है, किसी भी तरीके से। प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ए फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डियस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। लेकिन किसी भी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क जो है उसमें इनको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। लेकिन किसी भी हजार्डियस इंडस्ट्री में 14 साल से कम बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं सर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 का जो है कुछ जो ऑर्डिनरी लॉ को वायलेट करता है उसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ पॉइंट छूट गया था जो कि इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख लो, थोड़ा सा सही रहेगा। एक देखते हैं आर्टिकल 22 में क्या है। राइट ऑफ ए पर्सन डिटेन अंडर ऑर्डिनरी लॉ, 3 राइट दिया हुआ है। इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस बिना पे आपने गिरफ्तार किया है आप बताइए, ये राइट है उसका जिसको डिटेन किया गया है अंडर ऑर्डिनरी लॉ। किस बिना पे आपने गिरफ्तार किया है ये बताना जो है उसको जानना वो राइट है कि बंदा अगर हमको कोई गिरफ्तार किया तो पता तो चले कि किस गुनाह के तहत जो है हम गिरफ्तार हुए हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि भैया हमारा राइट है कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, अगर हम ही को कोई जो है डिटेन कर दे तो ये मेरा राइट बनता है कि हम अपने वकील से जो है सलाह मशवरा लें, कंसल्ट करें। उसके बाद क्या है, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम एंड रिलीज आफ्टर 24 आवर्स ओनली द मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फॉर द डिटेंशन। 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि भैया उसको डिटेंशन में रखना है या नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो आपको 24 घंटे के अंदर में छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, और रखना है तो डिटेन तो फिर रहेगा, ये नॉर्मल सी बात है। ये थी कहानी भैया आर्टिकल नंबर 22 की। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 में जो बात है वो ये है कि इट डिक्लेयर that all person equally entitled to in freedom of conscience, a right to freely profess, practice, propagate religion। ये कहता है आर्टिकल नंबर 25 कि हर एक पर्सन को, ठीक है, हर एक सिटीजन को ये राइट है कि कौन से अपने रिलीजन को फॉलो करता है, प्रोफेस करता है, ठीक है, प्रोपेगेट करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता है, किसी भी रिलीजन
को ये मान सकता है, हर एक इंडिविजुअल का ये राइट है। आर्टिकल नंबर 25 जो है टॉक्स अबाउट राइट ऑफ द इंडिविजुअल, वाइल आर्टिकल नंबर 26 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये कि आर्टिकल नंबर 25 इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करता है, बट आर्टिकल नंबर 26 जो है वो बात करता है पूरा रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में। सही है। एक आर्टिकल नंबर 25 ऑल्सो इंक्लूड वियरिंग एंड कैरिंग किरपान। ये राइट है किसका? सिख का। मतलब ये कहता है आर्टिकल नंबर 25 कि देखिए सर, सिख जो है, सिख लोग जो है, सिखिज़म जो है, ये उनके रिलीजन का पार्ट है कि वो कैरी करे किरपान को। ठीक है, इसलिए आर्टिकल नंबर 25 में इंक्लूड कर लिया गया है ऑलरेडी कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख, ये सिख का प्रोफेशन है। ठीक है, सिख रिलीजन का। एंड हिंदू इंक्लूड सिख, जैन और बुद्धिस्ट। अब हिंदू के अंदर जो आता है वो कौन कौन आता है भैया? सिख हिंदू के अंदर में है, प्लस जैन हिंदू के अंदर में है, प्लस बुद्धिस्ट हिंदू के अंदर में है। जबकि इंडिविजुअल अपने आप को हिंदू के अंदर मानता ही नहीं है भैया। बुद्धिस्ट में और हिंदू में तो यहाँ जंग चल रहा है बोध गया के अंदर। ठीक है, जैन मानता ही नहीं अपने आप को हिंदू। सिख तो खफा ही रहता है हिंदू से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन में कहानी क्या ख़त्म कर दिया, आप लोग सब हिंदू के अंदर में हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 26 ठीक है पूरा डेनोमिनेशन के बारे में बात करता है। एनी रिलीजियस डेनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव फॉलोइंग राइट्स। 3 राइट्स दिया हुआ है। ठीक है, रिलीजियस डेनोमिनेशन को कौन कौन सा राइट्स दिया हुआ है भैया? कि एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। वक्फ बोर्ड वाली कहानी आप याद कर लो। हम राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 में ये कहा गया है कि भैया नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए किसी पर्सन को तो उसको प्रमोट करने के लिए आप टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, सिंपल है, कुछ कहानी ज़्यादा है नहीं इसमें। स्टेट कैन नॉट फेवर एनी वन रिलीजन। ठीक है, किसी स्टेट जो है किसी एक रिलीजन को जो है फेवर नहीं करेगा। मतलब सेकुलरिज्म के बारे में ये डायरेक्टली बात कर रहा है भैया कि स्टेट जो हमारा सेकुलर है, सेकुलर कंट्री है, तो हम किसी एक रिलीजन को जो है वो फेवर नहीं करेंगे। स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए हम टैक्स का पैसा नहीं देंगे आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है कि स्टेट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा पर्टिकुलर रिलीजन में कि भैया उसको जो है प्रमोट करना है, उसको मेंटेन करना है, इसके लिए हम पैसा नहीं देंगे। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो फेवर नहीं करेंगे। किसी भी पर्सन को ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो टैक्सेस दे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 27 था। आर्टिकल नंबर 26 में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया रिलीजियस डेनोमिनेशन को क्या राइट मिला है? 3 राइट मिला है। इस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशन को, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने अफेयर्स को, और ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी को, और राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं कहानी इसमें। आर्टिकल नंबर 25 तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ही, आपको सब बातें समझ में आ रही हैं आराम से। डिक्लेयर दैट ऑल द पर्सन इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन। हर बंदे को अपना फ्रीडम है या कौन सा रिलीजन वो चूज़ करता है। ठीक है, जो चूज़ करता है उसको प्रोफेस करेगा, प्रोपेगेट करेगा, उसके रिचुअल को फॉलो करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्टिकल नंबर 28 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 28 में क्या कहना है कि ये बात करता है इंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। अगर किसी खास रिलीजन के बारे में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो इसका मतलब कि सेकुलरिज्म खतरे में है।
यही कहानी है। हमारा कंट्री जो सेकुलर है इसलिए स्टेट फेवर नहीं करेगा जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। जो होली मेंटेन्ड किया गया हो स्टेट फंड के द्वारा, उसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 28। सिंपल बात है, क्लियर है। आर्टिकल नंबर 29 में चलते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल नंबर 29 जो है एक बड़ा डोमेन है, ये बात याद रखना सीखें, ठीक है। ये थोड़ा माइनॉरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, छोटा एरिया लेता है, ये बड़ा डोमेन है भैया। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करता है। प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसके पास कुछ अलग तरह का लैंग्वेज हो, अलग स्क्रिप्ट हो, अलग कल्चर हो ऑफ इट्स ओन, ठीक है, शैल हैव राइट टू कंजर्व दिस सेम। उसके पास ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, ठीक है, पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, माइनॉरिटी नहीं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी भी आ गया भैया और मेजोरिटी भी आ गया, लेकिन मेनली मेजोरिटी के बारे में बात हो रही है। ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व दिस सेम, इसको कंजर्व करने का राइट है किसी, ठीक है, उस सेक्शन ऑफ द सिटीजन को जिसके पास डिफरेंट लैंग्वेजेज है, डिफरेंट स्क्रिप्चर है, डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। इससे हमारा डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और द लैंग्वेज। इस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए जिसको स्टेट चला रहा हो, ठीक है, इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। कोई स्टेट से पैसा ले रहा हो मेंटेन करने के लिए या कोई स्टेट से जो है वो चलाया जा रहा हो, तो इसमें आप किसी को एडमिशन के लिए सर मना नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है कहानी। याद क्या रखना है नोट में कि माइनॉरिटी वर्ड जो है हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके का कहानी यूपीएससी में खेला जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 पढ़ते हैं, माइनॉरिटी के लिए बात करता है, ठीक है। कन्फाइंड ओनली टू द माइनॉरिटीज़, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। वो अपने चॉइस का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिनिस्टर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कि माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 30 चले आओ। वो आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, 29 में, आर्टिकल नंबर 29 में है कि पूरा सेक्शन ऑफ द सिटीजन के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, बड़ा डोमेन है ये। कन्फाइंड ओनली टू द माइनॉरिटीज़, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश करने का राइट है, एडमिनिस्टर करने का राइट है फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 31 बहुत ही आसान आर्टिकल है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 31 में राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि अब एबोलिश कर दिया गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 बाय रिपीलिंग आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल नंबर 31, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल को रिपील कर दिया गया है और एक न्यू आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है भैया आर्टिकल नंबर 300A इन पार्ट 12, ठीक है। एंड मेड राइट टू प्रॉपर्टी ए लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया है, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल क्या इंसर्ट किया गया, आर्टिकल नंबर 300A। सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपसे ये सवाल बनना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 300A ऐड किया गया है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत ये रिपील कर दिया गया था आर्टिकल नंबर 31 को और आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F को, ठीक है, और इसको बना दिया गया है लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल नंबर 32 आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ के बारे में, यानी कि राइट टू रिमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, यानी कि इतना सारा फंडामेंटल राइट तो हमको मिल गया, लेकिन इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, ठीक है, जुडिशल रिव्यू का, यानी कि इसको रिमेडीज़ के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा आर्टिकल नंबर 32 के बारे में कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, सवाल आता है। सुप्रीम कोर्ट
ठीक है, पावर टू इशू रिट। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या देगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर क्या भैया कि वो रिट इशू कर सकता है। अब रिट एक बार देख लेते हैं, 5 तरह का रिट टोटल हम लोग को पढ़ना है भैया। सबसे पहले पढ़ते हैं हैबियस कॉर्पस। सिंपल है, कोई भी रिट डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में, आसान भाषा में समझ लेंगे, भूलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला रिट जो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट के सामने उस बंदा को जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसको लेकर आइए, हम डिसाइड करेंगे उसकी लीगलिटी को, ठीक है, आप डिसाइड नहीं करेंगे। टू हैव द बॉडी ऑफ, उसकी बॉडी को आप लेकर आइए मेरे सामने, इसका मतलब हैबियस कॉर्पस मतलब द कोर्ट एग्जामिन द कॉज एंड लीगलिटी, ठीक है, ऑफ द पर्सन हु डिटेन्ड। जो पर्सन को आपने डिटेंड किया, कोर्ट के हाथ में है कि उसको जो एग्जामिन करे कि वो बंदा जो है वो उसके लीगलिटी को, कि वो वायलेट किया है लॉ को, वायलेट नहीं किया है। तो सिचुएशन क्या राइज होता है, 2 सिचुएशन निकलता है। एक तो होता है कि अगर डिटेंशन लीगल हो, यानी कि बंदे ने गुनाह किया है तो रिट इशू किया जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलीगल डिटेंशन हुआ तो पर्सन सेट टू बी फ्री। आपने डिटेंशन ही इलीगल किया है तो मतलब कि पर्सन को फ्री छोड़ दीजिए आप। और अगर लीगल डिटेंशन हुआ है तो आप लाइए मेरे पास कोर्ट में, हम चेक करेंगे सर, ठीक है, कि जो गुनाह किया है, क्या गुनाह किया, क्या गुनाह नहीं किया, क्या सज़ा मिलना चाहिए, क्या सज़ा नहीं मिलना चाहिए, उसके लीगलिटी को हम चेक करेंगे। और अगर इलीगल डिटेंशन है तो वहीं पे पर्सन को फ्री छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज़ बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन। सवाल आता है, ठीक है, कि हैबियस कॉर्पस जो है क्या है, बुलवर्क है ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, ठीक है, बांध का काम करता है ये। आगे चलते हैं। मैंडेमस सिंपल सा था, ठीक है। टू हैव ए बॉडी ऑफ मतलब उसकी बॉडी को आप लेकर आइए, हम उसकी लीगलिटी को चेक करेंगे, सिंपल सी बात है ये। इलीगल डिटेंशन हुआ फ्री छोड़ देंगे, लीगल डिटेंशन हुआ तो वो क्या सज़ा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। मैंडेमस का मतलब क्या हुआ, वी कमांड, मतलब हम कमांड कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट कमांड कर रहा है किसको, तो कोर्ट कमांड टू ए पब्लिक ऑफिशियल। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, कोई भी जो है जॉब कर रहा हो पब्लिक के अंदर, मतलब कि पब्लिक ऑफिशियल मतलब सरकारी नौकरी वाला कोई भी हो, asking him to perform his official duties that he or she has failed or refused to perform। आपको कोई पब्लिक ऑफिस में जॉब लगा हुआ है, आप वो काम को करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो मैंडेमस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें ये कहा जाएगा कि भैया आप जो है आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोर्ट इशू करेगा क्या, मैंडेमस, जिसमें कमांड करेगा कि भैया हम कमांड कर रहे हैं कि आप इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे सर, जो आप रिफ्यूज कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, ये आपकी ड्यूटी है। एकदम आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंडेमस कंप्लीट। प्रोहिबिशन पे चलते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। अब टू फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि इट इशू बाई हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट फॉरबिड प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिडिक्शन। अब ये कोर्ट है, ठीक है। अभी कोर्ट का जो है, अब देखो ये कोर्ट है, अभी कोर्ट का जो एरिया यहाँ तक है, लेकिन आप एरिया से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ तक है, आप जुरिस्डिक्शन को यहाँ तक फैला के रखे हैं, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि ये किसी और कोर्ट के अंदर में आ रहा होगा। तो जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जो है प्रोहिबिशन जो है जारी करता है, मतलब कि रिट जारी करता है। ये कहता है कि सर आप अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम कीजिए, आप अपने हद में रह के काम कीजिए, आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं बढ़ें, ठीक है। यानी कि ये मना कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है, अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में, ठीक है। अब उसके बाद है टू बी सर्टिफाइड सर्सोररी, ठीक है, टू बी सेटिस्फाइड मतलब क्या हुआ, इशू बाई हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफ़र ए केस पेंडिंग। केस अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर पेंडिंग में केस है, ठीक है, तो उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए हायर कोर्ट को, ठीक है, और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस, ठीक है। तो ये कहानी है कि भैया हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को सर्सोररी जारी करेगा, मतलब टू बी सर्टिफाइड, और ये कहेगा कि देखिए सर आपके पास जो पेंडिंग केस है वो हमको दे दीजिए, नहीं तो उसको हम स्क्वैश कर देते हैं
और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। को वारंटो पढ़ते हैं या बाई वाट ऑथोरिटी। एक जगह तो ये कहा गया कि आप पब्लिक ऑफिशियल को कि आप जो है ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, सही है। अब कहानी कहाँ रिलेट कर सकते हैं हम? ये रिलेट कर सकते हैं कि देखो भैया, प्रोहिबिशन जो था उसमें ये कहा गया, प्रोहिबिट किया गया, प्रोहिबिशन नाम से क्लियर था कि इसमें प्रोहिबिट किया गया था कि अपने जुरिडिक्शन से आगे बढ़ के काम ना करें। लेकिन सर्सोररी में क्या कहा जा रहा है कि जो उसको खुद का जो जुरिडिक्शन है उसी में वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसको काम करने के लिए कह रहा है, नहीं तो केस को आप जो है जो पेंडिंग में केस और आप हमको दीजिए। को वारंटो में क्या है? को वारंटो में कहानी ये है कि भाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कोई पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है। अब कोर्ट इशू जब करेगा को वारंटो तो कहेगा कि किस अथॉरिटी से आप इस पद पे हैं, इस डेजिग्नेशन पे है, या इस जॉब के लिए आप जो है कैसे क्वालिफाई हैं या कैसे मिला है आपको जॉब, अपनी लीगलिटी को चेक करिए और फिर हमको बताइए आप क्या ये लीगल तरीके से ये जॉब को हायर किया है या नहीं, ठीक है। इसका सिलेक्शन कैसे हुआ है? इशू बाई कोर्ट टू इंक्वायर द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिशियल। किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसका लीगलिटी चेक करने के लिए क्या इशू किया जा सकता है? को वारंटो, ठीक है। किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हैं सर, कहीं फर्जी वो ऑफिशियल तो नहीं है। इस तरीके से 5 जो है वो रिट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं पूरा 35 तक आर्टिकल वादा किया था, तो पूरा 35 तक आर्टिकल को पढ़ाएंगे। आर्टिकल नंबर 33 में क्या है, 32 तक पढ़ चुके हैं। रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, बस इतना ही आपको याद रखना है। कभी आएगा भी तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये बात किसके लिए कर रहा है भैया, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कर रहा है। आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 34 कह रहा है मार्शल लॉ प्लस फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है कि पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट नोट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या है कि भैया पार्लियामेंट जो है उसके अंदर ये पावर है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी चेंजमेंट लाना है तो किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को चेंज करना हो तो, ठीक है। पावर किसके अंदर है? पार्लियामेंट के अंदर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में है। आर्टिकल नंबर 16, 32, 33, 34 ये पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 और 23 जो है वो ऑफेंसिव आर्टिकल है, आपको पता है, ठीक है, फोर्स लेबर वाला, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, ये दोनों आर्टिकल जो है क्या है? ऑफेंसिव है, ठीक है। अब इसका जो पनिशमेंट है इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इसका पनिशमेंट जो डिसाइड कौन करेगा भैया? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करेगा। यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो पार्लियामेंट के अंदर में है, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 35। 34 कहता है कि मार्शल लॉ के बारे में जो है वो फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब आर्टिकल नंबर 34 में कहानी है। आर्टिकल नंबर 33 में है आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब एक चीज़ आपको नोट ये कर लेना है कि भैया फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था 1953 में, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था 1953 में, उनके चेयरमैन का नाम था काका कालेलकर। यहाँ से सवाल आता है इसीलिए लिख दिया गया है नोट करके। काका कालेलकर जी जो थे चेयरमैन थे किनके? फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के, जो बना था 1953 में। काका कालेलकर नाम याद रखना, ठीक है। अब हम लोगों ने 12 से लेकर 35 तक के सारा आर्टिकल को पढ़ लिया, ठीक है। 5 तरह के रीट को पढ़ लिया, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, आसान भाषा में समझा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और बने रहिए आप सिस्टम आईएएस के साथ। और 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं थ्रू माइंड मैप, इस सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। करंट अफेयर सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जैसे ही जो है वो लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।